Good morning, students. Today, in this part of the ethers, we will discuss about the different reactions of the ethers. As we already know, the ethers are of mainly two types, acyclic ethers and the cyclic ethers. That is the epoxide. So first of all, we will see the reactions of the acyclic ethers. We have taken the example of ethoxyethane, that is the symmetrical ether here. So what type of reactions are shown by the ethoxyethane? लेकिन हम डिफरेंट रिएक्शंस देखें उससे पहले हमें जो इथोक्सी इथेन है उसके नेचर का पता होना जरूरी है। तो आप बड़े ध्यान से देखें, जो इथोक्सी इथेन है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप ओ है, जिसके बोथ साइड में आपके एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं या एराइल, तो आपके जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ओ और सी के बीच का जो ये बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जो भी रिएक्शन होगी वो तभी होती है अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, जब जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो जाए। तो बॉन्ड यहाँ पे बोलो कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग। सो जो ईथर्स होते हैं इसके अंदर जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका सीओ बॉन्ड, जिसकी वजह से जो आपके फंक्शनल ग्रुप ईथर है दे आर नॉट सो मच रिएक्टिव एंड दे आर जनरली यूज्ड एज द इनर्ट सॉल्वेंट। क्योंकि कोई भी चीज जब रिएक्टिव नहीं होती तो उसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, क्योंकि वो खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट किसी भी रिएक्शन में ज्यादा शो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है। तो रीजन यहाँ पे क्या है कि वाई द एसाइक्लिक ईथर्स आर लेस रिएक्टिव। हम बात अब बड़े ध्यान से सुने, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो एसाइक्लिक ईथर्स की कर रहे हैं। हम साइक्लिक ईथर्स के बारे में अभी नहीं बता रहे कि क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी एसाइक्लिक ईथर से डिफरेंट होगी। तो जो एसाइक्लिक ईथर्स होते हैं इनके अंदर जो CO बॉन्ड है ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो इथर फंक्शनल ग्रुप है दे आर लेस रिएक्टिव। फिर भी ये थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं? वो रिएक्टिविटी इसलिए शो कर पाते हैं क्योंकि जो आपके एज कंपेयर टू जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर तो कोई पोलैरिटी होती नहीं, इसके अंदर फिर भी चाहे लेस पोलैरिटी वाला बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड तो है। वो कौन है? CO बॉन्ड के जो आपके कार्बन है इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। पोलैरिटी तो है बट दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। So the chemical reaction which are generally involved in the acyclic ethers are, आप बड़े ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या क्या आपको दिख रहा है। इसके अंदर एक तो आपको एल्काइल पार्ट दिख रहा है, देखो तो एल्काइल पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है रिएक्शन के अंदर। जो ये आपका एल्काइल पार्ट है, इस एल्काइल पार्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिएक्शन हो सकती है। सेकेंड रिएक्शन जिसमें सिर्फ आपका ऑक्सीजन एटम ही इन्वॉल्व हो, वो रिएक्शन हो सकती है। थर्ड जिसके अंदर CO बॉन्ड इन्वॉल्व हो, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये रिएक्शन हो सकती है। तो द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ईथर्स इन्वॉल्व द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर ये एल्काइल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट हो, इसके ऊपर रिएक्शन हो। सेकेंड द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द O एटम, देखो पिंक कलर से हमने दिखाया है कि द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड O एटम, O की ही इन्वॉल्वमेंट हो। एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व द CO बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें CO बॉन्ड का ब्रेकेज होता हो। तो ये तीन टाइप की रिएक्शंस हैं जो आपके एसाइक्लिक ईथर्स शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो रिएक्शन जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट होती हो। और जो एल्काइल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट से जो रिएक्शन चलेगी, जैसे हमने काफी कंपाउंड्स के अंदर देखा है कि जो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट आपका कार्बन है इसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? अल्फा। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द बीटा, या नंबरिंग करें तो आप 1 2 भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये बोलो क्या है? सेकेंड, जो हम नंबरिंग करते हैं इसके अंदर। तो जो आपके जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से जो ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होंगे वो आपके कौन होंगे? अल्फा पोजीशन वाले ही, बिकॉज द अल्फा कार्बन इज मच नियरर टू दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। Because of that electron withdrawing nature of the oxygen, electronegative nature of the oxygen, the bond breakage means more reactive hydrogen are alpha hydrogen atom. So when the ether is placed in oxygen in presence of light, there occurs the involvement of the oxygen. जो ऑक्सीजन है वो आपके अल्फा पोजीशन के ऊपर जो कार्बन हाइड्रोजन है वहां पे इसकी अब
की रिएक्टिविटी शो करेगा और आपके बन जाते हैं पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो ये आपके पेरोक्साइड्स बन गए। यहाँ पे देखो C और ये जो C था और देखो ये जो H था, इसके बीच में बोलो किसकी इंसर्शन हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जो इंसर्शन तो यहाँ पर हो गई, लेकिन जैसे कि आप पहले अच्छे से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है आपकी, इस ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट है, और ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाने के बाद बताओ हर ऑक्सीजन के ऊपर क्या बचता है, देखो लोन पेयर। ये देखो 2 लोन पेयर, क्योंकि ग्रुप 16 के आखिर में 6 होता है, तो 2 बॉन्ड तो बन गए, बच गए 4। तो यानी आपके कितने बच गए, लोन पेयर बच गए यहाँ पे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन से 2-2। तो यहाँ पे बोलो क्या होगी, लोन पेयर रिपल्शन होगी। तो जिसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा भी इसको हिट कर देते हैं, दैट बॉन्ड कैन ब्रेक, ये बॉन्ड बड़ी आराम से टूट सकता है। अभी यहाँ से देखो बॉन्ड की क्लीवेज आपके फिर से इसमें हो जाएगी, क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी अब हो गई ज्यादा, ये ज्यादा जब इसको हीट करेंगे तो ये बॉन्ड बड़ी आराम से टूट जाएगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, जो पेरोक्साइड बन जाए इससे हो क्या सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर जो ऑक्साइड यहाँ पे बने हैं, ये आपके जो ओल्ड बोटल्स हैं जो आपके लैब के अंदर रखी रहती है, आपने कोई बोतल काफी दिन से यूज नहीं की है, और क्योंकि वो कंप्लीटली कैप आउट भी नहीं है, मींस आपने वो बोतल कभी ना कभी यूज की थी, किसी ना किसी ने वो बोतल यूज की थी, और एक बार कैप खुलने के बाद उसके अंदर एयर की एंट्री तो हो ही चुकी है, क्योंकि काफी पोर्शन उसका खाली था, मान लीजिए हाफ बोतल है तो एयर तो उसमें है, लाइट भी मिल गई, तो जिसकी वजह से आपके पेरोक्साइड्स बन गए। और ऐसे पेरोक्साइड वाली ईथर वाली बोतल को आपने यूज कर लिया लैब के अंदर, जब आप उसको हीट अप करेंगे तो हीट अप करते एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप ओल्ड बोटल्स को जब भी यूज करें तो पहले आप ये डिटेक्ट कर ले कि कहीं आपके पेरोक्साइड्स तो नहीं बन गए, क्योंकि आपने अगर ऐसे ईथर को लेके हीट किया तो एक्सप्लोजन हो सकता है, विच विल बी डेंजरस फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहला अब हमारा काम ये होता है, जब भी ओल्ड बोतल हो उसमें डिटेक्ट करें वेदर द पेरोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन द ईथर और नॉट। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आप डालते हैं ये 2 में से कोई भी एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। देखो, या आप दोनों कलेक्टिवली डालते हैं, कि आपने क्या डाला, पहले तो FeSO4 डाला, फिर पोटेशियम थायोसाइनेट डाला, क्योंकि देखो सल्फर आ गया इसके अंदर, सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपकी रेड कलर आ जाता है, कैसा कलर आ जाए आपका, रेड कलर, तो द फॉर्मेशन ऑफ द रेड कलर इंडिकेट्स दैट देयर इज द पेरोक्साइड लिंकेज। जो आपके, अब इस पेरोक्साइड लिंकेज को हम रिमूव कैसे करें, देखो आपको इसमें डालना होगा कोई रिएजेंट ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देखो K पॉजिटिव है यहाँ पे और I क्या बोलो, नेगेटिव है, तो ऐसे एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खुद क्या करे बोलो, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं, बोलो कैसे होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे Ki को अगर आप लेंगे तो I नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखो I के ऊपर नेगेटिव चार्ज तभी तो I2 में बदला, तो मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट है। FeSO4 के अंदर अगर आप देखें तो Fe के ऊपर कैसा चार्ज है, Fe के ऊपर तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो +2, ठीक है, और SO4 के ऊपर कैसा चार्ज है, SO4 के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हमें इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन की 2 डेफिनेशन होती है, एडिशन ऑफ H या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमें ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो, ये O2 जो इंसर्शन हो चुकी है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन को ही तो हमें रिमूव करना है ताकि ये पेरोक्साइड लिंकेज रिमूव हो जाए। तो इस ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन को देखो यहाँ से रिमूव करने के लिए, यहाँ से जो ये O2 इसके अंदर आ चुकी है, तो क्या करें, हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो होता है आपका FeSO4 यूज कर लो या Ki यूज कर लो, आमतौर पे इनको यूज किया जाता है। तो जिसकी वजह से ये पेरोक्साइड लिंकेज जो है ये रिमूव हो जाएगी और हमारे दोबारा से फ्री ईथर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो आपने क्या ध्यान रखा, और आपने देखा कि ये रिएक्शन कहाँ पे हुई थी, एल्काइल ग्रुप के ऊपर।
तो अगर जो ईथर है वो अगर आपका रखा रह जाता है या ओपन में रखा है तो ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये क्या होगा, पेरोक्साइड्स बना देगा, लेकिन पेरोक्साइड्स का बनना हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि इट गेट एक्सप्लोड्स ऑन हीटिंग. So how will you detect? We can detect the presence of the peroxide linkage in the ethers by adding the FeSO4 and potassium thiocyanate, which will give the red color. So how can we remove the peroxide linkage from the ethers? The peroxide linkage from the ether can be easily removed by adding the small amount of FeSO4 or the Ki, as both of them are the reducing agent. They causes the reduction and result in the removal of the peroxide linkage and gives the free ether. दोबारा से भी free ether मिल जाता है. अब जैसे हमने देखा कि जो आपके इथर्स होते हैं इनके अंदर देखो हमने अल्फा बीटा जो लिखा है, तो ये आपके अल्फा जो हाइड्रोजन है दे आर मोर रिएक्टिव, इसलिए ये अल्फा पोजीशन के ऊपर रिएक्शन चली यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज बनी. अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन आपकी अगर हम क्लोरिनेशन कर दे, लेकिन इन डार्क की बात कर रहे हैं तो क्या होगा. जैसे हमने अभी बताया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, तो अल्फा पोजीशंस के ऊपर देखो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, एच हट गया और क्या लग गया बोलो यहाँ पे Cl. तो 1 कह दो या अल्फा कह दें तो इसको आप अल्फा भी कह सकते थे कि अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोइथोक्सीथेन या 1 डैश डाइक्लोरोइथोक्सीथेन, इसका नाम हमने रखा. अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करें तो देखो क्या होगा. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करेंगे तो रिएक्शन धीरे धीरे मोल्स आपके यूज होंगे. पहले अल्फा हाइड्रोजन आपके रिप्लेस होंगे और वहां पे क्या लग जाएंगे Cl. देखो जैसे अभी आपने देखा था. अब जो बच गया आपका H, देखो एक और जैसे ऊपर H बच गया था ना, देखो ये H अभी देखो ये बच गया था, यहाँ पे ये H, यहाँ पे भी देखो ये H बचा हुआ दिख रहा है. रिएक्शन फर्दर चली जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये H भी हट जाएगा, यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे H हट के Cl. और उसके बाद जो लेस रिएक्टिव आपके हैं आपके बीटा पोजीशन वाले, देखो ये जो बीटा पोजीशन वाले आपके कार्बन है इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है अगर हम एक्सेस में क्लोरीनेशन कर दें तो ये भी हट जाएंगे. तो देखो पर क्लोरो इथोक्सीथेन बन जाता है इफ वी कॉज द क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर हम एक्सेस में Cl2 लेके लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पर क्लोरो इथोक्सीथेन बन जाएगा. पर का मतलब है कि हर एक हाइड्रोजन हट गया है अल्फा और बीटा वाला और वहां पे क्या लग गया आपके Cl, इसलिए इसका नाम है पर क्लोरो इथोक्सी इथेन. लेकिन ये आपको ध्यान रखना ही होगा कि आउट ऑफ द अल्फा एंड बीटा विच वन इज मोर रिएक्टिव. ये बात आप काफी और चैप्टर्स में भी देखेंगे, चाहे वो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स हो, उन सभी के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है जिसे आप अल्फा पोजीशन कहते हैं उसके ऊपर कोई H है तो क्योंकि उनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होगा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर से वो इस कार्बन अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे लगे हुए H को मोर रिएक्टिव बनाता है. मोर रिएक्टिव का मतलब दैट H कैन बी इजीली रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है. तो ये थी हमारी पहली टाइप की रिएक्शन जिसमें अल्काइल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट थी. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट. ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट आपको पहले ही बताया कि उसके ऊपर 2 बॉन्ड बनाने के बाद बचते हैं लॉन पेयर. क्या बच जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या होंगे, देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर है यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक हो गया, क्योंकि 2 बॉन्ड है ग्रुप 16 के आखिर में 6 है, 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 6 - 2 4 बच गए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई इन द फॉर्म ऑफ पेयर मींस 2 लोन पेयर होते हैं. अब आपने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है जैसे कोवलेंट बॉन्ड, तो ये बने हुए हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं. देखो एक जैसे ये बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड ऑक्सीजन का है, एक बॉन्ड देखो कार्बन का है, तो ये तो आपका कोवलेंट बॉन्ड है. लेकिन ऐसा बॉन्ड जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती हो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है. तो ऑक्सीजन जैसे हमने पहले पढ़ा था इथर्स के बारे में कि इसके अंदर CO बॉन्ड तो मोर आपका रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है आपका ये क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो फिलहाल जो हम रिएक्शन देख रहे हैं कि इथर्स और कौन सी रिएक्शन दिखा सकते हैं वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर. तो ऑक्सीजन अपने अपने लोन पेयर अगर डोनेट करे क्योंकि ये डोनर हो जाएगा तो सेकंड वन कोई एक्सेप्टर होना चाहिए. तो एक्सेप्टर कौन होगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके. तो एक्सेप्ट करेगा तो वो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा वहां पे. और क्योंकि ये बिगर मोलिक्यूल बन जाएगा इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कहते हैं. तो इस रिएक्शन के अंदर
जो हमारी स्पीसी बनेगी फाइनली हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सेस बन गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद जो स्पीसी बनेगी, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद, तो हमने कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एटम है इसमें बोलो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखें सिंपल से सिंपल पार्ट कि अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें तो क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन है ये अपने क्या करेगा बोलो, लोन पेयर किसको देगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, HCl के अंदर। तो इनऑर्गेनिक एसिड हमने लिया, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड लिया, तो बोलो किसको देगा, H पॉजिटिव आयन को। तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो देखो प्रोटोनेशन हो गया, ऑक्सोनियम साल्ट बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक हो गया। तो ये थी हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अगर हम रिएक्शन करें किसी लेविस एसिड के साथ, तो देखो क्या हुआ, हमने BF3 ले लिया। आप जानते हैं कि जो BF3 है इसमें ये ग्रुप 13 एलिमेंट है आपका, और उसका कंपाउंड है ये BF3। ग्रुप 13 में आपने देखा कि 13 के आखिर में 3 है। तो जो BF3 है ये क्या करेगा, देखो जो बोरोन है ये अपने 3 बॉन्ड्स तो देखो बना लेता है, और 3 बॉन्ड बनाने के पास बोरोन के पास क्या बच जाता है, बोलो बोरोन के पास बचता है एक वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल देखो बोरोन के पास क्यों बचा, वो इसलिए बचा बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो बोरोन है इसकी कॉन्जुगेशन बोलो क्या है, इसकी कॉन्जुगेशन होती है 1s2 2s2 और 2p1। लेकिन s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हमने 2s दिखाया, इसका इसके अंदर देखो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट के अंदर, जो p है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ग्रुप 13 का है तो एक इलेक्ट्रॉन देखो ड्यू टू द लेस एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन 2s एंड 2p, 1 इलेक्ट्रॉन देखो आगे जंप कर गया। लेकिन इवन देन देयर इज वन, देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी इसके अंदर, कैसा ऑर्बिटल है बोलो, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। यही देखो हमने ऊपर जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे बोरोन के पास, जो हम शो कर रहे थे कि जो बोरोन है जब ये बॉन्ड बना भी लेता है 3f के साथ, 3 बॉन्ड तो देखो बना लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इवन देन देयर इज 1 ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो दिखाता है VF3 के, इसके अंदर जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो बोलो ये कौन होगा यहाँ पे, sp2। देखो तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसने हमने कंप्लीट डबल शेप की फॉर्म में दिखाया है। क्लियर हो गया। तो ये BF3 है यहाँ पे, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है इथोक्सीथेन के अंदर, इसके पास देखो यहाँ पे लोन पेयर, हमने 2 लोन पेयर दिखाए। तो अब देखो होगा क्या, जो ये डोनर है आपके जिसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा BF3 को। किसको डोनेट करेगा बोलो, देखो BF3 को देखो डोनेट कर देगा यहाँ पे, ये अपने लोन पेयर देखो इस टाइप से इसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर देखो ऐसे, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड बनेगा बोलो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो यही हम आपको बता रहे थे, ये है आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, जिसमें एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा। BF3 एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, अपने कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर इनको देखा। क्लियर हो गया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जैसे अभी आपको बताया गया। देखें, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखो 2 तरीके से शो करते हैं। देखो ऑक्सीजन ने BF3 के साथ बनाया, तो आप देखो ये एरो दिखाएंगे, या जो डोनर है ऑक्सीजन उसके ऊपर पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो एक्सेप्टर था BF3 में बोरोन के पास था वैकेंट ऑर्बिटल, तो B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप साइमल्टेनियसली ऐसे नहीं दिखा सकते कि ऑक्सीजन, आप ये एरो भी शो कर दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, और O के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी दिखा दें। ये क्वेश्चन काफी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट आफ्टर द रिएक्शन। देखो ये दोनों कंपाउंड दिखा दें, ऊपर वाला भी नीचे वाला। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि अपने एरो भी लगा देंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी लगा देंगे। तो आप देखो जैसे हमने दिखाया, या तो एरो ही लगाएं या ऊपर वाली स्ट्रक्चर में दिखाया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने शो कर दिया, तो बोथ स्ट्रक्चर आर करेक्ट। लेकिन आप ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जिसमें एरो भी लगा दें और O और के ऊपर पॉजिटिव और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दें, वो आपकी स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपने नेक्स्ट रिएक्शन देखी आपकी, जिसमें आपके O एटम इन्वॉल्व था थ्रू देयर लोन पेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम है ग्रुप 2 एलिमेंट है, इसके पास भी क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और प्रेजेंस ऑफ दीज वैकेंट ऑर्बिटल
आपके ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। देखो ये हमने RMGX लिखा, जिसमें मैग्नीशियम जो ग्रुप 2 एलिमेंट है इसके पास बोलो क्या है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी देखो इन्वॉल्व हुआ ईथर का, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन के कंपैरिजन में ज्यादा है मैग्नीशियम के पास, तो इसलिए आपका ये सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। लेकिन जैसे कि हम आपको बता दें कि ये मॉलिक्यूल्स बड़े हैं देखो ईथर के, तो इसलिए अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। तो आप ये कह सकते थे कि सर और भी तो ईथर यहाँ पे आ सकते थे, तो ये स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से दो से ज्यादा ईथर मॉलिक्यूल आपके RMGX के साथ आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, तो स्टेरिक फैक्टर आ जाता है कि जो पहले से प्रेजेंट ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नेक्स्ट आपके जो ईथर मॉलिक्यूल है उसको अप्रोच नहीं होने देते मैग्नीशियम के पास। तो ये हमारा क्या बन गया बोलो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे। तो ये थी हमारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एटम की क्या हुई, हमारी इन्वॉल्वमेंट। तो अब हमारा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे एक बन जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ईथर्स। क्यों? क्योंकि डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि इसने यहाँ पे इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RMGX, ये ईथर के साथ बोलो इसने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स, मींस इजीली डिसॉल्व हो गया। लेकिन क्योंकि जो आपके ईथर्स हैं, इन ईथर्स के पास तो बोलो क्या है, ईथर्स के पास तो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो क्या है इनके पास, तो इनके पास तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपके ये डोनर की तरह काम कर गया। लेकिन बेंजीन के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसमें डिसॉल्व नहीं होता, बेंजीन में। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो देखो आप अच्छे से जानते हैं, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है। बेंजीन में तो आपके जो कार्बन होते हैं, उस कार्बन के पास क्या नहीं है, कार्बन के पास तो लोन आपके पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन में डबल सिंगल डबल है, किसी भी कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस टाइप से नहीं बना पाएगा जैसे कि इजिली इथर्स ने बना लिया। क्लियर हो गया? तो क्या कहा हमने कि जो इथर्स हैं इसके पास तो बोलो क्या है, लोन पेयर, एंड दस इट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता विद द इथर्स। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड इन द इथर्स। लेकिन बेंजीन हैज नो लोन पेयर, तो जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर नहीं बन पाएंगे। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हमारी, जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होता हो। तो वो जो रिएक्शंस है हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो हम सबसे पहले HI के साथ ही देखते हैं, क्योंकि मेन रिएक्शन यही है इसकी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम HI कितना डालें। हम HI का 1 मोल डालते हैं, 2 मोल्स डालते हैं, 3 मोल्स डालते हैं, एक्सेस में डालते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर ही हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या ले लिए, ये इथर्स, और इन इथर्स के अंदर उसी टाइप से ये CO बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन देयर इज वेरी स्मॉल पोलैरिटी, ये बहुत ही कम पोलर होते हैं। हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी देखा था कि इनकी पोलैरिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इथर और इथर के बीच वेरी वेरी वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बना था, जो जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको हमने क्या कहा था, वीक वंडरवाल बॉन्ड। लेकिन इसकी पोलैरिटी कम है वो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी शो करेगा बाय हीटिंग। हमने जैसे हीट किया 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, जिसकी वजह से इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिले, मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन हो पाए। लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होगी। तो बॉन्ड क्लीवेज कुछ इस टाइप से होगी कि फिलहाल हमारे पास तो क्या है, हमारे पास एक सिमेट्रिकल ईथर है। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होता तो भी क्या होता, जैसे HI ऐड करने हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये कैसे ऐड हो, किस साइड में ऐड हो। तो जो आपका एल्काइल पार्ट है, वो स्मॉलर जो एल्काइल पार्ट है उसकी तरफ तो आपके HI जो है, इस HI का जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है, जो हेलाइड पार्ट है, किधर ऐड होता है हमेशा ही, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है। लेकिन फिलहाल जो हमने एग्जांपल लिया है वो कैसा एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर हमारा सिमेट्रिकल आपके एल्काइल ग्रुप है, तो आप किसी भी साइड से क्लीवेज आप कर देंगे। तो देखो HI हमने ऐड किया, दोनों ही साइड में हमने दिखाया, एक्सेस में लेंगे, क्योंकि जब हम 1 मोल लेते हैं वो तो रिएक्शन कॉमन हो गई। तो देखो एक साइड में हमने H कर दिया, एक साइड में I। तो जो हमने क्लीवेज दिखाई यहाँ पे, जो O नेगेटिव है स्लाइड उधर तो H लिखना होगा। देखो O के साथ H लग जाएगा, कार्बन के साथ I, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो एल्कोहल, एक एल्काइल हेलाइड्स, मींस एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पे, आयोडोइथेन और इथेनॉल बन गए।
क्लियर हो गया। तो अगर 1 मोल लेते हैं तो क्या बना प्रोडक्ट, इथेनॉल और आयोडो इथेन। लेकिन 1 मोल ना लेके अगर हम एक्सेस में ले ले तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे तो आयोडो इथेन आपके बन चुके हैं, तो फिर से देखो यहाँ पे रिएक्शन चलेगी, जो ये हमारा इथेनॉल है यहाँ पे अगर हम एक्सेस में डाल दें तो देखो क्या होगा, एक्सेस में डालने से दोबारा से हमने क्या डाला बोलो इसके अंदर, एच आई डालने से देखो उसी टाइप से जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर तो बोलो क्या होगा यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव, और इधर वाले कार्बन पे क्या होगा स्लाइट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव पार्ट आएगा और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। तो फिर से एच, देखो एच और ओ एच ये मिलके ये तो क्या बना देगा बोलो वाटर, फिर आई लग गया, फिर एल्काइल हाइड्राइड बन गए देखो। तो मीन्स अगर हम 2 मोल्स ले लें, एक से ज्यादा 2 मोल्स ले लें एच आई के, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना आपके एल्काइल आयोडाइड, मींस आयोडोइथेन के 2 मोल्स बन गए। देखो 1 मोल्स पहले से बन चुका था, 1 मोल और बन गया अगर हम एक्सेस में ले ले। एक्सेस मींस एक की बजाय 2 मोल्स, अगर हम 2 मोल से भी ज्यादा ले ले तो क्या हो, हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा भी था पीछे, एल्केन्स जो बनते हैं अल्कोहल से तो कैसे बनते थे। तो देखो ईथर से अल्कोहल तो बन गया था, ये अल्कोहल के अंदर फिर एच आई डाला तो देखो आपके एल्काइल हैलाइड्स बन गया आयोडोइथेन। फर्दर अगर हम डाल दे तो क्या होगा, उसी टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सी आई बॉन्ड है, इस सी आई बॉन्ड के अंदर जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर बोलो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के ऊपर बोलो क्या है ये स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन के ऊपर बोलो क्या है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अगर हम फर्दर रिएक्शन करेंगे देखो इस टाइप से तो क्या होगा, देखो फिर से एच आई एड, देखो दोनों जगह हमने दिखाया, तो पोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये बॉन्ड क्लीवेज हुई। तो किधर क्या चीज ऐड हो जाएगी, देखो ये यहाँ पे रिवर्स लिखा गया है इसके अंदर। तो आपके स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय जो ये रिपल्शन होनी थी यहाँ पे जो हम शो कर रहे थे, इसकी बजाय जो रिएक्शन हमारी चलती है फर्दर, उसके लिए एक्सेलरेटिंग फैक्टर देखो क्या आता है हमारा, कि जो आई है, जो हमारा आई है यहाँ पे, ये I2 निकल जाएगी, देखो यहाँ से I2 लॉस हो जाएगी। लेकिन जो I2 बनती है ना, जैसे हमने बताया, वो दोबारा से रिएक्ट कर जाएगी, दोबारा आयोडोएथेन बन जाएंगे। लेकिन इसलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं साथ के साथ, अगर हम इस रिएक्शन को चाहे, रिएक्शन तो यहाँ पे रुक जाएगी, अदरवाइज आयोडो एल्केन ही बन जाएंगे, बस आयोडोइथेन बन जाएगा। लेकिन अगर हम साथ के साथ रेड फास्फोरस डाल के हीट करते हैं तो फर्दर रिएक्शन भी चलती है यहाँ पे HI के साथ, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट यही बन जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं आयोडो इथेन। लेकिन अगर हम फर्दर रेड फास्फोरस डाल के और अगर हम हीट कर देते हैं देखो यहाँ पे, तो क्या होगा, तो जो अभी मैंने बताया जैसे I2 निकल के आपके एल्केन्स बन जाएंगे, जो एल्केन बने तो रिएक्शन तो दोबारा आपके आयोडीन रिएक्ट कर जाएगा इस इथेन के साथ, और बैक आपकी रिएक्शन चली जाएगी, आयोडो इथेन दोबारा से बन जाएंगे। हम चाहते हैं मान लीजिए कि इथेन ही बने, तो क्या होगा, हम इसके अंदर डालते हैं रेड फास्फोरस। वो क्या करता है, देखो रेड फास्फोरस जैसे हमने शो किया, ये जो रेड फास्फोरस है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके और ये 2PI3 में कन्वर्ट कर देता है, मींस फ्री आयोडीन नहीं रहने देगा, जो ये फ्री आयोडीन है, क्योंकि ये आयोडीन फ्री फॉर्म में रहेगी तभी तो ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इथेन इसके साथ रिएक्ट करेगी और दोबारा हमारा क्या बन जाएगा बोलो, आयोडो इथेन। लेकिन हम चाहते हैं आयोडो इथेन ना बने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन चले, एल्केन बन जाए, तो हम रेड फास्फोरस डालते हैं और वो फास्फोरस I2 के साथ रिएक्ट करके PI3 प्रोडक्ट बना देगा और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोक देगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस इन दिस रिएक्शन? The function of the red phosphorus is to react with the iodine formed and thus make the reaction more forward. तो ये आपने देखा कि HI जब हम 1 मोल डालें तो क्या प्रोडक्ट बना, 1 मोल डालने से अल्कोहल बना और आपके अल्काइल हैलाइड्स बने, 2 मोल्स डालने से अल्काइल हैलाइड ही बने थे। अगर आप चाहते हैं फर्दर एल्केन्स बन जाएं तो आपको रेड फास्फोरस जरूर डालना होगा, तभी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। और फंक्शन क्या है रेड फास्फोरस का वो भी आपने देख लिया कि रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके PI3 बना देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं हमारे पास तो फिर हम HI के साथ जो हमने अभी देखा रिएक्शन कैसे चलती, वो हमने देखो पहले ही आपको बता दिया था कि जो आपके अनसिमेट्रिकल ईथर अगर हम ले लें, जैसे हमने यहाँ पे इथोक्सी की बजाय हमने ले लिया ये मिथोक्सी इथेन, क्योंकि एक साइड में इथाइल ग्रुप है एक साइड में मिथाइल है, तो ये मिथोक्सी इथेन है। तो मिथोक्सी इथेन के अंदर 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, 2 एल्काइल पार्ट, देखो वन तो स्मॉलर एल्काइल पार्ट है, अदर वन लार्जर है। एक तो ये फैक्टर हमारा मेन है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से HI के साथ रिएक्शन जब करेंगे HI में क्या होगा I नेगेटिव, तो वो अटैक कहाँ पे करेगा,
जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन किधर, जो स्मॉलर एल का, जिधर उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगी। देखो इस CH3 वाले कार्बन के ऊपर तो तीनों H लगे हुए हैं, यहाँ पे इथाइल वाले के ऊपर 2H, एक CH3 भी है बल्कि ग्रुप, तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी इधर से आयोडीन को। अगर ये आयोडीन अगर किसके ऊपर, देखो दोनों कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर भी देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तो आराम से अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। सो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस आयोडीन एटम विल अटैच टू द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑफ द ईथर। तो देखो आपकी ये रिएक्शन किस टाइप से चली, देखो HI ऐड हो गया और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, मींस आपके आयोडो मीथेन बनेगा और इथेनॉल बनेगा। रिएक्शन आपकी दूसरी नहीं चलेगी कि आप गलत क्लीवेज दिखा दें, तो क्लीवेज कहाँ से हुई, कौन से CO बॉन्ड की क्लीवेज हुई, O, और जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, ये देखो जो CH3 स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, और ये O जो है इसके यहाँ से क्लीवेज हुई, और आपके CH3 के साथ I लग जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर बताया स्टेरिक फैक्टर की वजह से। अगर हम ले लें मिथॉक्सीबेंजीन, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो उसी टाइप से ये हमारे फैक्टर हैं कि हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है देखो, और ये लार्जर फिनाइल ग्रुप है देखो, तो कहाँ पे आपके अटैक करेगा, देखो ये I नेगेटिव जो आएगा HI का, ये कहाँ पे अटैक करेगा, स्मॉलर ग्रुप के ऊपर, इस लार्जर ग्रुप के ऊपर नहीं करेगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। दूसरा फैक्टर भी है यहाँ पे, वो ये है कि जो ऑक्सीजन है देखो ये अपने लोन पेयर इन्वॉल्व कर लेता है रेजोनेंस की वजह से, देखो इस टाइप से रेजोनेंस चलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से इस कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 तो पहले से 1 2 3 4, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे कैसा करेक्टर आ जाएगा, जो आपका ये मिथॉक्सी बेंजीन है, इस मिथॉक्सी बेंजीन के अंदर यहाँ पे O और O के बीच में देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो इस टाइप से, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस टाइप से बनना होता है। क्लियर हो गया। तो आपने क्या देखा, सी जो आपके बेंजीन रिंग वाला देखो ये जो कार्बन है और जो O है, इसके बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं एज कंपेयर टू द O, और जो CH3 के बीच में बोलो सिर्फ यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को आराम से तोड़ा जा सकता है। तो दो फैक्टर है, एक तो जो आपका I नेगेटिव हो स्मॉलर ग्रुप के ऊपर अटैच इसलिए करेगा, अटैक इसलिए करेगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और दूसरा अगर यहाँ पे अटैक करे भी फिनाइल ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ से पहले से ही डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं है। सो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द लार्जर फिनाइल ग्रुप, एक तो ये आ गया स्टेरिक हिंड्रेंस है, और सेकंड क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड करेक्टर इन बिटवीन द O एंड कार्बन एटम ऑफ द फिनाइल ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से। तो आपकी रिएक्शन कुछ इस टाइप से चलेगी। आयोडीन एटम किसके ऊपर अटैक करेगा, बोलो आयोडीन एटम अटैक करेगा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के ऊपर ही, और अटैक करने से देखो ये आपकी रिएक्शन चल जाएगी यहाँ से जब अटैक होगा इसका, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या फिर बन जाएगा, देखो ये अटैक हुआ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो एक तो फिनोल बन गया और दूसरा आयोडो मीथेन बन गया। क्लियर हो गया। तो ये थी अनसिमेट्रिकल ईथर के ऊपर अगर हम अटैक करें HI का, और वो भी तो हमारे प्रोडक्ट किस टाइप से बनने होते, क्लीवेज कहाँ से होना होता है, तो उसकी रीजन क्या थी, तो मेन था स्टेरिक फैक्टर, अगर आपके एलिफेटिक इथर्स हैं तो, और एरोमेटिक इथर्स हैं तो एक दूसरा फैक्टर भी ऐड हो जाता है रेजोनेंस फैक्टर, जिसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, बेंजीन वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर का आना। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारी रिएक्शन चली हुई है कि जिसके अंदर अभी तक हमने क्या देखा कि वो रिएक्शन जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, CO बॉन्ड क्लीवेज की इन्वॉल्वमेंट थी। अगर हम फर्दर देखें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एटम की देखो जो इन्वॉल्वमेंट थी, देखो ऑक्सोनियम साल्ट जो बना था, हमने बताया था कि किस टाइप से वो ऑक्सोनियम साल्ट बना, उसके बेसिस के ऊपर अब हम एक क्वेश्चन देखना चाहेंगे कि व्हाई द सिंपल ईथर्स कैन बी क्लीव्ड ओनली बाय एसिड्स एंड नॉट बाय बेसिस। ऐसा क्यों, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में तो क्या हो जाता है कि जो ये ऑक्सीजन एटम है जिसके ऊपर वो लोग क्या थे, यहाँ पे ये देखो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट कर देता है इसको H पॉजिटिव को, जिससे ऑक्सोनियम सोल्ट बन जाएगा बेस एसिडिक मीडियम में तो, और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये जो ऑक्सीजन एटम है देखो ये हमारा, क्योंकि ये तो पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर और बढ़ जाएगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बोलो क्या हो गया, इसका और बढ़ गया, और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया।
अब देखो इन एसिडिक मीडियम द ऑक्सीजन एटम गेट प्रोटोनेटेड, क्योंकि देखो हमने पहले बताया था कि जो O और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, कम सेपरेशन ऑफ चार्ज होती है। अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसी टाइप से क्रिएट करवा देते तो इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी और भी ज्यादा इस बॉन्ड की, तो मोर रिएक्टिव हो जाएगा बॉन्ड। वही हम बता रहे हैं कि मोर रिएक्टिव ये कैसे बनाए हम इस ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को, तो बाय द प्रोटोनेशन। जब हम थोड़ा इनऑर्गेनिक एसिड डालते हैं कोल्ड मीडियम में तो ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, तो इन एसिडिक मीडियम द ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड एंड दस बिकम्स वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, रिएक्शन बड़ी आराम से हो जाएगी क्योंकि जो पोलैरिटी है ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी। सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड हमने पहले बताया काफी स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ईथर्स के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग है, अब थोड़ा वीकर हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होने की वजह से, इसके इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर के इंक्रीज होने की वजह से। इवन देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक Br नेगेटिव I नेगेटिव कैन इजिली क्लीव द COC बॉन्ड, CO जो बॉन्ड है, थ्रू द लेस हिंडर्ड साइट। बात फिर भी वही चलेगी कि ये अटैक कहाँ पे करे, जैसे हमने अभी देखा था, तो लेस हिंडर्ड आपका जो एल्काइल ग्रुप होगा उसी के ऊपर ये अटैक करेंगे, वही बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, तो वहां पे वो स्टेरिक फैक्टर था जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो ये अपने हमारा फिलहाल क्वेश्चन ये था कि जो रिएक्शन है उसकी रफ्तार जो रेट है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है ईथर्स के अंदर, तो बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड इन कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का क्या हो जाता है बोलो, प्रोटोनेशन। क्लियर हो गया? तो देखो ये बड़ी आराम से I नेगेटिव देखो अटैक कर देगा अब उसके ऊपर, स्मॉलर एल्काइल के ऊपर देखो हमने दिखाया, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और भी जल्दी अपनी तरफ अटैक कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, और हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। CH3CH2H एल्कोहल बन गया और CH3I। तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन की रफ्तार क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, इंक्रीज। अब नेक्स्ट देखते हैं जीजल्स मेथड। देखो आपने ये देखा जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स के अंदर बोलो कौन सा ग्रुप होता है, ये एल्कोक्सी ग्रुप, देखो OCH3, कौन सा ग्रुप है ये, OCH3 ग्रुप है। तो जो ये OCH3 ग्रुप आपने देखे यहाँ पे, तो आपके जरूरी नहीं है कि एक ही हो, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ देखो एक चीज आप बड़े ध्यान से देख लें कि अगर हमारे पास कोई एक लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होता, मान लीजिए ये तो हमने एक ही दिखा रखा OCH3 ग्रुप, तो मान लीजिए उसके अंदर ऐसा होता कि एक तो OCH3 ग्रुप है ही, और क्या पता उसके अंदर और भी OCH3 ग्रुप होता, देखो इस टाइप से, तो क्या होता, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो ये एल्कोक्सी ग्रुप है, ये जरूरी नहीं OCH3 हो, ये चाहे OCH3 की बजाय आप यहाँ पे OC2H5 लगा दें, इसको OC2H5 इथाइल ग्रुप लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स है तो ये एल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्कोक्सी ग्रुप के कितने हैं किसी भी कंपाउंड में, उसका हम पता कैसे लगाएं, तो उसका पता ऐसे लगाया जाता है कि जो हमारे पास देखो जैसे वहां पे हमने शो कर रखा है डायग्राम के अंदर, तो O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी। और ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं आपकी HI की, के एक साइड में H पॉजिटिव यूज होगा, एक साइड में क्या होगा I नेगेटिव, देखो H पॉजिटिव होगा और एक साइड में क्या होगा, देखो I नेगेटिव, देखो इस टाइप से हमारी रिएक्शन चलेगी। और जब ये रिएक्शन हमारी HI के साथ चलेगी तो क्या होगा, जो साइड प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा, O के साथ H, O के साथ L, वो तो एल्कोहलिक पार्ट है, और हमारा क्या बनने वाला है बोलो यहाँ पे, और हमारा बन जाएगा यहाँ पे तो CH3I, और इधर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा C2H5I। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर डालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो वो दोनों AgNO3 के साथ देखो जो AgNO3 है वो रिएक्ट कर जाएगा, तो AgI बन जाएगा दोनों ही साइड में, आपके येलो PPT बनेंगे यहाँ पे, येलो PPT बन जाएंगे हमारे। क्लियर हो गया? वो कब, जब दो हो, लेकिन अगर एक होता तो देखो क्या होता, हम उधर शो कर रहे हैं अब आपके HI आया, देखो आपके आइडोबीथेन बन गया, उसमें हमने AgNO3 डाला, और आपके येलो PPT AgI के बन जाएंगे। तो अगर एक ही मोल होता, एक ही आपका एल्कोक्सी ग्रुप होता किसी कंपाउंड में, तो AgI जो बनेगा, हम मान लीजिए ये मान लेते, जो AgI अगर एक बनता है तो मान लीजिए इसका जो वेट है यहाँ पे वो हम मान लेते हैं X ग्राम। ठीक है, मान लीजिए X ग्राम बनता है, हम क्या करते हैं इसको फिल्टर करते हैं, PPT को ट्राई कर लेते हैं, फिर इनका वे करते हैं इसको, और मान लीजिए X ग्राम है। अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, जैसे हमने ये यहाँ पे साइड में एग्जांपल दिखाया, और इसके अंदर मान लीजिए हमने वे किया और वेट आ गया हमारा, क्योंकि दो
आपके AGI मान लीजिए यहाँ पे बने थे, तो मान लीजिए x ग्राम वेट इसका आ गया, ठीक है, और x ग्राम वेट मान लीजिए इधर इसका आ गया, तो कितना हो गया 2x ग्राम। अगर इसी टाइप से 3 एल्कोक्सी ग्रुप होते तो 3x ग्राम आ जाते। तो जो हम वे करते हैं वो उस वेट के बेसिस के ऊपर ही हम ये पता लगाते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर एल्कोक्सी ग्रुप कितने हैं। तो इस मेथड को कहते हैं जिजल्स मेथड। सो व्हाट इज द जिजल्स मेथड? दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द ईथर। जो ईथर हैं इनके अंदर एल्कोक्सी ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है। तो उसका हम कैसे पता लगाएं? तो हम सबसे पहले HI डालते हैं, उसके बाद AgNO3 हम डालेंगे, और फिर जो येलो पीपीटी हमारे बन जाते हैं, हम फिल्टर करके, ड्राई करके, वॉशिंग करके, हम उसके बाद जो हमारे पास प्योर AGI बन जाते हैं, हम उसका वेट लेते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें एक ही एल्कोक्सी ग्रुप हो, तो फिर हमने वेट देखा उसका, मान लीजिए x ग्राम ही आता है, तो अब कितने एल्कोक्सी ग्रुप है तो उसके एंड टाइम हमारा वेट बन जाएगा। 2 एल्कोक्सी ग्रुप तो 2x ग्राम, आपके n एल्कोक्सी ग्रुप है तो nx ग्राम, तो इस टाइप से हमारा वेट बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थी डिफरेंट यानी जिजल्स मेथड के अंदर। तो हमने क्या देखा, प्रोसीजर क्या है? द ईथर इज इनिशियली ट्रीटेड विद HI टू गिव्स द एल्काइल हैलाइड, which on reaction with alkyl halide कौन होगा? alkyl iodide, which on further reaction with ethanolic AgNO3 gives the PPT of the silver iodide। क्लियर हो गया? जैसे हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब क्या होगा कि जो हमारे AGI है, बस आप इनको वेट कर लेंगे, और वेट करने से हमारा बड़ी आराम से पता चल जाएगा कि कितने एल्कोक्सी ग्रुप है वहां पे। ठीक हो गया? तो द पीपीटी जो है AGI के वो हम वे कर लेंगे, कब? फिल्टर करेंगे पहले, फिर वॉशिंग करेंगे। और जो वेट है AGI PPT का, अगर x ग्राम आता है, मान लीजिए 1 एल्कोक्सी ग्रुप है तो x ग्राम आता है, आपके n एल्कोक्सी ग्रुप है तो nx ग्राम आ जाएगा। तो ये था हमारा जिजल्स मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। क्योंकि आपके हम पहले ही बता चुके हैं किसी भी ग्रुप को पहचान करने की, आइडेंटिफिकेशन करने की, कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है जैसे OCH3, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर वो लोग क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है। तो कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ होता है उसके अंदर या तो सिंगल बॉन्ड दिखे, जैसे O सिंगल बॉन्ड CH3 भी है, और लोन पेयर दिखे, तो ये +R इफेक्ट दिखाता है। कैसा इफेक्ट दिखाएगा बोलो? ये +R। तो +R इफेक्ट की वजह से जो आपके ऑर्थो पोजीशन होती हैं सभी, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो जाती है? मान लीजिए इंक्रीज होगी। देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो जिसकी वजह से आपके जो बेंजीन रिंग है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन ज्यादा कहाँ पे बढ़ी? एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। इसलिए जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो भी कौन होगा बोलो? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, या बोलो कौन सी पोजीशन के ऊपर? पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि ये जो +R इफेक्ट ग्रुप है, दे ऑलवेज डायरेक्ट्स, ये डायरेक्शन दे रहा है इसको, ई पॉजिटिव को, इलेक्ट्रोफाइल को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, कि भाई आप है ना कहाँ पे अटैक करें, आप जाएं और जाके कहाँ पे अटैच हो जाएं? ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इंक्रीज हो चुकी है। सो दीज +R इफेक्ट ग्रुप्स डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब देखो वन बाय वन हम रिएक्शन देखते हैं। पहले सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बोलो कौन है? हमारा SO3 होता है। और ये आप ध्यान रखिए, जो 5 रिएक्शन होती है बेंजीन की, जो SO3 है ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। बोलो कैसा इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका? इन पांचों रिएक्शन के अंदर से जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें आपकी इसके दौरान ही आपका जो SO3 है ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इसे आप ओलियम भी कह देते हैं। इसे आप क्या भी कह देते हैं बोलो? ओलियम। फार्मूला क्या बना ओलियम का? H2S2O7। तो फार्मूला बोलो क्या बन जाता है? H2S2O7। ये कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, तो ओलियम भी आप कह देते हैं। SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो मीन्स होता क्या इन सभी रिएक्शंस के दौरान कि देखो जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर बोलो कहाँ पे शिफ्ट करता है? आगे। देखो इधर डबल बॉन्ड आने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं? देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। देखो ऐसे। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से या तो ऑर्थो के ऊपर अटैक करेगा, या हम अगर ऑर्थो के ऊपर शिफ्ट ना करते कंटिन्यूएशनली देखो आगे चलें, तो देखो आगे डॉटेड लाइन से हमने शो किया आगे शिफ्ट,
और फिर देखो आगे डॉटेड लाइन से शो किया, तो वो लोग कहाँ पे आ जाएंगे, पैरा पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ती है, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा पे। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक भी कहाँ पे करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करता है या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। तो दो प्रोडक्ट हमारे बन जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है यहाँ पे। तो देखो आपके सल्फोनेशन रिएक्शन चली तो ऑर्थो पोजीशन पे कौन लग गया, SO3H, क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप दोनों में देखें एल्कोक्सी और SO3 में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है, पहले आपने आईपैक नेमिंग में सीखा था सल्फोनिक एसिड। तो हम OCH3 ग्रुप को हाइड कर लेते हैं, मान लीजिए, तो वो लोग कौन बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो ये तो ये नाम हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा यहाँ पे, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे है एक दूसरे के, तो ऑर्थोमिथोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही पैरामिथोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो दो जगह इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और आपकी प्रोडक्ट बन गई। रिएक्शन थी आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बोलो कैसा था आपका, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, देखो नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में उसी टाइप से देखो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनता है, इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। आप HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को बोलो आप क्या कहते हैं, हमेशा ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो आप आंसर लिखते हैं कि अगर जो कंसंट्रेटेड HNO3 और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसके मिक्सचर को आप क्या कहते हैं, बोलो नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इन दोनों के मिक्सअप करने से जो इलेक्ट्रोफाइल देखो यहाँ पे बनता है, वो कौन बनता है, NO2 पॉजिटिव आयन बनता है। और इस NO2 पॉजिटिव आयन का क्या नाम है, वो आपसे पूछ लें तो उसको आप कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। बोलो कौन बन जाता है, वो होता है नाइट्रोनियम आयन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बोलो उसी टाइप से कहाँ पे अटैक किया, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ओ बेंजीन के ऊपर OCH3 हो तो आप उसे मिथोक्सी बेंजीन, या कॉमन नाम एनिसोल होता है इसका। तो ऑर्थो पे नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल या पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो ये चलिए आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपने देखा कि नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान आपकी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो नाइट्रोनियम आयन था, और आपका ये दो प्रोडक्ट बन गए। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन जो हमारी रिएक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया, एक तो हेलोजन लिया हमने Cl2 और एक AlCl3। जैसे कि आप ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि जो हेलोजन है जैसे, तो इसमें क्या करता है, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके Cl बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ बोलो अट्रैक्ट कर लेता है, ये AlCl3। क्योंकि जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये लेविस एसिड है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, बोरोन के नीचे ही आता है एल्यूमिनियम। 3 बॉन्ड बनाने के बाद एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये लेविस एसिड का काम करता है, हेलोजन को अपने साथ ले जाता है, हेलोजन कैरियर भी कहते हैं इसलिए इसको। तो ये आपके इस Cl के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस Cl के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव। क्योंकि AlCl3 जिस भी Cl के तरफ होगा तो उसी Cl को अपने पास अट्रैक्ट कर ले जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमने राइट वाले पे नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि ये इसी साइड में है। अगर AlCl3 को आप लेफ्ट साइड में दिखाते तो उस इलेक्ट्रॉन को उधर विड्रा कर दें, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था आपका Cl2। तो Cl पॉजिटिव जो बना है यहाँ पे देखो, ये Cl पॉजिटिव, यही जो Cl पॉजिटिव है ये यहाँ पे बोलो किस चीज का काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। हेलोनियम आयन जो आपका बन गया, बोलो ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अब अटैक करेगा ऑर्थो और द पैरा पोजीशन के ऊपर। तो देखो ऑर्थो के ऊपर Cl लग गया तो ऑर्थो क्लोरो एनिसोल, पैरा के ऊपर लग गया तो बोलो क्या बन गया, पैरा क्लोरो एनिसोल बन गया। तो ये थी नेक्स्ट हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम हमारी दो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे। एक तो होगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट जो हमारी एल्काइलेशन है, देखो सेम, देखो हमने हेलोजन कैरियर ले रखा है यहाँ पे AlCl3। तो ये क्या करेगा बोलो उसी टाइप से, देखो जो हमने ये ऊपर वाली रिएक्शन में भी हेलोजिनेशन में दिखाया था, तो CH3Cl, और जो हम AlCl3 लेते हैं क्योंकि ये लेविस एसिड का काम करता है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है Cl के, ये कौन अपनी तरफ अटैक कर ले जाएगा बोलो, आपका AlCl3, जिसकी वजह से आपका एक तो एल्काइलियम आयन बन जाएगा, देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लस में सेकंड आपका क्या बन जाता है उसी टाइप से AlCl4 नेगेटिव। ठीक हो गया। तो ये जो CH3 एल्काइलियम आयन बना, यही यहाँ पे बोलो किस चीज का काम करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अब यही अटैक करेगा ऑर्थो और कौन सी पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर, जैसे वहां पे हेलोनियम आयन बना था। तो देखो ऑर्थो के ऊपर लग गया आपका, तो ऑर्थो मिथोक्सी एनिसोल, पैरा के ऊपर लग गया
तो क्या बन जाएगा बोलो, पैरामिथोक्सी एनिसोल। देखो ये बन गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो ये थी नेक्स्ट हमारी हेलो आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ऐसे ही फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर है कि जो आपका एसिटाइल क्लोराइड है, देखो CH3COCl, जब इसकी रिएक्शन चलती है आपकी AlCl3 लेविस एसिड के साथ, तो उसी टाइप से जो लेविस एसिड है वो तो हेलोजन कैरियर कहलाता है। तो क्या करेगा ये AlCl3, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले जाएगा Cl वाले को, और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो क्या बनेगा बोलो, किसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो कई बार यही चीजें गलत लिखी जाती है, तो कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है, तो एसाइलियम आयन बन गया कि अब एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। बोलो अब ये जो एसाइलियम आयन है ये किसी का काम करेगा बोलो, यहाँ पे इट एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब यही आपके जो ये बेंजीन रिंग है इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर बोलो क्या करेगा, अटैक। तो देखो ऑर्थो के ऊपर लग गया, लेकिन जो COCH3 ग्रुप जो है आपका, देखो इसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया ये एसीटो ग्रुप है, इसको हम हाइड कर लेते हैं तो इसका नाम है एसीटो, और बेंजीन है तो फिन, और CO कार्बोनिल ग्रुप था तो फिनोन कहते हैं, तो एसीटोफिनोन। और ये मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थोमिथोक्सी एसीटोफिनोन। ऐसे ही पैरा पोजीशन के ऊपर लग जाएगा तो क्या कहेंगे, पैरामिथोक्सी एसीटोफिनोन, पैरामिथोक्सी एसीटोफिनोन, ACETO एसीटोफिनोन। तो ये हमारा, हमने ये पांचों रिएक्शन देखी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक ईथर्स के अंदर भी, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक ईथर्स की रिएक्शन, ऑक्सीरेंस की इपॉक्साइड की रिएक्शन। देखो सबसे पहले ये देखना जरूरी है, हमने पहले रिएक्टिविटी के बारे में बताया था, जो एसाइक्लिक ईथर्स है कि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, उसमें CO बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो यहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके साइक्लिक जो ईथर्स है, जैसे हमने ये इपॉक्साइड ही लेंगे हमें, तो इपॉक्साइड के अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म रिएक्शन बनी, 3 मेंबर जो रिंग है, इसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन बॉन्ड पेयर के बीच बोलो क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिपल्शन। देखो देखो ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगी बोलो, रिपल्शन। यहाँ पे हो जाएगी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से जो स्ट्रेन आ जाएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, जिसे एंगल ऑफ स्ट्रेन कहते हैं, और जिसकी वजह से जो CO बॉन्ड है वो वीकर हो जाता है और उसकी क्लीवेज आराम से हो जाती है। लेकिन और फैक्टर हमारे कॉमन रहेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है ईथर्स की, वो आपके अगर हम थोड़ा एसिड डालते हैं तो इजिली इंक्रीज हो जाती है, एसिड से मोर इजिली इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन चलेंगी वो हमारी एसिड कैटालाइज भी होंगी और बेस कैटालाइज रिएक्शन भी होंगी। और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दे तो और अच्छा है, ताकि वो रिएक्शन और भी इजिली हो जाए। तो हमारे ये फैक्टर्स वही रहेंगे कॉमन, लेकिन एक्स्ट्रा चीज जो इसमें आ गई जिसकी वजह से साइक्लिक ईथर्स मोर रिएक्टिव है आपके साइक्लिक ईथर से, वो किस वजह से, एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से। तो एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड क्लीवेज इजी हो जाती है। अगर एसिड डाल दे तो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, रिएक्शन और भी इजी हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो स्ट्रॉन्गर इस वीकर बॉन्ड को इजीली, ये जो इजीली रिप्लेस करेगा, यहाँ पे रिएक्शन और भी इजी हो जाएगी। तो 3 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। मेन फैक्टर यहाँ पे आ गया बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंगल ऑफ स्ट्रेन, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन इसमें आराम से हो जाएगी। तो why the simple ether does not react with weak nucleophile like sodium methoxide but epoxide does? देखो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो क्यों अटैक कर पाते हैं आपके इपॉक्साइड के अंदर, यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया कंपाउंड, ये थोड़ा रिएक्टिव हो गया है एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से। सो ड्यू टू द हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन द इपॉक्साइड रिंग कैन इजीली बी अटैक्ड या ओपनड बाय द वीक न्यूक्लियोफाइल, बट इन केस ऑफ सिंपल ईथर्स, सिंपल जो हमारे ईथर्स थे जो हमने देखो पहले पढ़े, उन सिंपल ईथर्स के अंदर तो देखो ऐसी कोई एंगल ऑफ स्ट्रेन है ही नहीं। उन सिंपल ईथर्स के अंदर तो ये जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बोलो, ये तो स्ट्रॉन्ग ही रहा। जबकि आपके जो ये CO बॉन्ड है ये यहाँ पे वीक हो चुका है। ये कैसा हो चुका है बोलो, CO बॉन्ड यहाँ पे वीक हो गया,
एंगल ऑफ स्ट्रेन, बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड हो गया वीक। तो इसीलिए आपके यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियोफाइल जब आएंगे तो वो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज कर सकते हैं, और जबकि यहाँ पे वीक आपके न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं कर पाएंगे सिंपल ईथर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इन साइक्लिक ईथर्स की रिएक्शंस। तो जैसे हमने बताया दो टाइप की रिएक्शन चलती है यहाँ पे, एक तो एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन और एक बेस कैटालाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, तो देखो ये हमने कोई आपका ईथर लिया, इपोक्साइड्स ले लिए हमने, और हमने ये रिएक्शन की इसके अंदर हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, देखो जब रिएक्शन चलेगी तो देखो आपके इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाते हैं, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल ये आखिर बने कैसे, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो हमने ये इपोक्साइड्स लिए, मीडियम एसिडिक है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये दिए यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका प्रोटोनेशन हो गया। वो तो एसाइक्लिक ईथर्स में भी होता था यहाँ तक। तो अब क्या होगा ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, तो ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये जो कार्बन है ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड, इसको क्या बना देगा, बोलो वीकर बॉन्ड, क्योंकि अब ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ देखो इधर अट्रैक्ट करेगा ये, तो पिछले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव के ऊपर ये ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर देगा, जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर हमने दिखा दिया। और दूसरी एंगल ऑफ स्ट्रेन तो है ही, जिसकी वजह से इस बॉन्ड का क्लीवेज होना ही है। और प्रोटोनेशन एक एक्सेलरेटिंग फैक्टर हो गया कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। देखो ये OH CO बॉन्ड की देखो इजीली क्लीवेज हो गई, दो फैक्टर की वजह से, एंगल ऑफ स्ट्रेन भी और प्रोटोनेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, जिसकी वजह से जो वीक न्यूक्लियोफाइल है लाइक वाटर अल्कोहल, वो भी आराम से इस पे अटैक कर सकते हैं। तो देखो अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जब शिफ्ट हुए O की तरफ, तो ये तो OH बन गया आपका, देखो एक OH तो लग गया। बैक साइड में किसने अटैक किया, लेकिन ये ध्यान रखिए हमेशा बैक साइड अटैक ही होता है, किधर से अटैक होता है, हमेशा रिवर्स साइड अटैक, स्टेरिक फैक्टर की वजह से भी। दूसरे आगे जब हम अनसिमेट्रिकल कंपाउंड लेंगे आप देख पाएंगे। अब ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, ये H से अपने देखो इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव। इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, पहली स्टेप में H पॉजिटिव यूज हुआ है, और लास्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव एन बोलो क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। तो हियर द एसिड एक्ट एज द कैटलिस्ट, इसलिए कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल आपके बन गए। ये थी आपकी एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो why the rate of ring cleavage of epoxide by the weak nucleophile increases in slight acidic medium, क्योंकि हमने बताया ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, बोलो प्रोटोनेशन। तो इन एसिडिक मीडियम the epoxide oxygen atom get protonated and thus becomes a very good living group, means CO bond cleavage can take place easily, so the weak nucleophile can easily cleavage the highly strained epoxide ring, क्योंकि उसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन भी है जिससे बॉन्ड इजीली टूट गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इपोक्साइड की बेस कैटालाइज रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट हमारा उसी टाइप से बना है, लेकिन अगर हम बेस ले ले तो क्या होगा, देखो बेस मींस OH नेगेटिव आयन जो दे दे, तो OH के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, वो कहाँ पे करे अटैक, वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इपोक्साइड में पॉजिटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, तो देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दिए, कार्बन को देगा तो अब क्या होगा, कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो अब क्या होगा, ये देखो बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ऑक्सीजन जिसपे ये नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपने पास विड्रॉ कर लेगी। तो देखो बैक साइड अटैक होता है यहाँ पे भी। तो देखो O नेगेटिव को देखो हमने नीचे दिखा दिया, ऊपर क्या दिखा दिया, OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, अब ये O जो नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H को, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, OH नेगेटिव, फिर रीजनरेट हो गया। तो देखो फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव यूज हुआ, लास्ट स्टेप में OH नेगेटिव रीजनरेट हो गया। तो इसलिए ये भी एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और ये है बेस कैटालाइज रिएक्शन, और ये आपके बन गए इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी तक जो हमने इपोक्साइड लिए वो आपने देखे, वो हमने सिमेट्रिकल लिया है, मींस दोनों जगह पे बोलो कौन है ये, CH2 अगर हम इन CH2 वाले H को हटा के यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दें ताकि ये अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स बन जाए, तो फिर ओरिएंटेशन क्या होगा, तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ करेगा अटैक, कौन से कार्बन पे अटैक करे,
जहाँ पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप हमने लगा दिया H को हटा के वहां पे, या दूसरे कार्बन के ऊपर इन डिफरेंट मीडिया, मींस इन द एसिडिक और द बेसिक मीडिया। तो अब हम देखेंगे ओरिएंटेशन, एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स का। तो सबसे पहले उसी टाइप से हम एसिड कैटालाइज रिएक्शन में देखेंगे। देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो मींस अब हम ये देखेंगे अटैक आखिर हुआ कैसे, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा। जो हमने प्रोडक्ट बना दिए उसी टाइप से ग्लाइकोल्स हमने बना दिए कि जब बॉन्ड क्लीवेज हो गई इपोक्साइड्स की तो OH ग्रुप लग गए, वो तो ठीक है। लेकिन सीधे प्रोडक्ट को देखने से पता नहीं चल रहा कि रिंग क्लीवेज किस साइड से हुई है। तो अब हम देखते हैं, देखो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मींस प्रोटोनेशन हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब क्या करें, जो ये हमारा ऑक्सोनियम आयन बना है, अब हम ये देखना चाहेंगे कि अब फर्दर जो रिएक्शन चले, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पे करेगा अटैक। तो देखो हम नीचे अलग से शो कर रहे हैं, हमने दो स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने, देखो। और आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे शो किया कि ये रिंग ओपनिंग इधर से हो रही है, देखो कार्बन और OH जो पहली स्ट्रक्चर में देखो हमने ये दिखाया, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर ये और इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अटैक कर लिए, जिसके ऊपर ये प्लस आई इफेक्ट वाले CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो उससे क्या होगा, देखो अगर ये यहाँ से अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को तो और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या दिखाई, देखो दूसरी साइड से जिसके ऊपर आपके सिर्फ CH2 है, सिंपल आपके H एटम है, उधर से मान लीजिए बॉन्ड क्लीवेज होता। हम देखेंगे आखिर बॉन्ड क्लीवेज होगा कहाँ से। देखो अगर जिसके ऊपर आपके ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर उस साइड से बॉन्ड क्लीवेज होती है CO बॉन्ड की, तो देखो क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज जिस पे दो दो CH3 है, तो ये तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब जानते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट वाले CH3 ग्रुप पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल करेंगे, उसको मोर स्टेबलाइज कर देंगे। अगर हम अटैक करवाते हैं, देखो इसका इधर से क्लीवेज करवाते हैं, तो क्या बना, CH2 पॉजिटिव, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबल। तो बोलो बॉन्ड क्लीवेज कौन सा होगा, बॉन्ड क्लीवेज उधर से होगा जहां पे आपके ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इन एसिडिक मीडियम। इन कौन से मीडियम बोलो, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन के बाद जो फर्दर क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है अब वो अटैक कर पाएगा, तो सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और मोर स्टेबल कहाँ पे बनता है, वो बनता है ये जो हमने अभी आपको दिखाया, जब क्लीवेज की दर से हो, जहाँ पे आपके ये प्लस आई इफेक्ट वाले CH3 ग्रुप लगे गए। तो देखो अब हम फर्दर रिएक्शन को समझ पाए। और देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर बोलो किसको देगा, उस कार्बन को देगा जिसके ऊपर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि वो हमने नीचे अलग से देख लिया कि उसका रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना होता है। और फिर देखो ये आपकी क्लीवेज हो जाती है, तो क्लीवेज हुई और ये इस टाइप से इसने अटैक किया। तो एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, द अटैक ऑफ द स्पीसी न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ऑन द मोर हिंडर्ड कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पे मोर हिंडर्ड ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है CH3 लेकिन इनका प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, और जिसकी वजह से CO बॉन्ड क्लीवेज इजी हो जाती है। और देखो ये हमने दिखाया कि देखो ये क्लीवेज होने के बाद OH, और जो वाटर मॉलिक्यूल था वीक न्यूक्लियोफाइल वो किस कार्बन पे लगा, जिसके ऊपर ये CH3 ग्रुप लगे हुए थे। आगे की स्टेप तो देखो कॉमन ही है कि H पॉजिटिव आयन फिर से लॉस होगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम करता है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इस टाइप से आप समझ पाए कि बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होती है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर बोलो बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होती है, द बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस थ्रू दैट कार्बन विच कंटेन्स द मोर बल्कि CH3 ग्रुप, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, और वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थी एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ द अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ये इनका ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन मींस जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से कार्बन की तरफ अटैक करने के लिए जाए, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट वाले CH3 ग्रुप लगे हुए थे उसके ऊपर, या दूसरे कार्बन के ऊपर, तो उसको कहते हैं ओरिएंट करना, किधर वो उसका झुकाव होगा, कहाँ पे जाके वो अटैक करेगा। सो दैट कॉल्ड द ओरिएंटेशन। तो एग्जाम में जब पूछा जाए एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन, तो आपको इस टाइप से एक्सप्लेन करना होगा। आपको अनसिमेट्रिकल ईथर ही एग्जांपल की फॉर्म में लेना होगा जब भी ओरिएंटेशन पूछा जाए। और मैकेनिज्म पूछा जाए, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो भी आप यही सेम रिएक्शन लेके भी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस टाइप से आपका प्रोडक्ट बन गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बेस कैटालाइज के अंदर ओरिएंटेशन। तो बेस कैटालाइज रिएक्शन देखो प्रोडक्ट से तो बन दिखता नहीं, हम मैकेनिज्म देखते हैं।
तो आपके OH नेगेटिव कहाँ पे करे अटैक, तो कोई ये देखने के लिए वो कहाँ पे करे अटैक, देखो लेस हिंडर्ड साइट के ऊपर करता है ये अटैक। और देखो ये आपके ऑक्सीजन देखो दोनों अपनी तरफ ले गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो ये रिएक्शन चल रही है, आपने पढ़ा है 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक SN1 एक SN2। तो क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो एक SN2 रिएक्शन है, जिसके अंदर द 2 स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द सेम स्टेप, इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन द फर्स्ट स्टेप। तो जिससे क्या होता है कि आपके जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है इन SN2 रिएक्शन में। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, SN2 रिएक्शन होगी ये। तो OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, किस कार्बन पे अटैक करेगा, जहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो इसीलिए दैट इज द रीजन, बड़ा सिंपल रीजन है बेसिक वीडियो में, तो आपके लेस हिंड्रेड कार्बन एटम के ऊपर अटैक करने का, बिकॉज द नेचर ऑफ द रिएक्शन इज SN2। तो in basic medium, the attacking nucleophile attacks on the less hindered carbon atom, like the reaction as in case of the SN2 reaction। क्लियर हो गया? तो उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर बिल्कुल सेम, O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, H को देगा, वाटर वाले को, जो वीक न्यूक्लियोफाइल, चाहे वाटर हो चाहे एल्कोहल हो, ROH। और ये OH नेगेटिव दोबारा से रीजनरेट हो गया क्योंकि कैटलिस्ट का काम करता है। और आपका फाइनल, तो आपने देखा इन दोनों की दोनों एसिड और या बेस कैटेलाइज जो रिएक्शन होती है, जो रिंग ओपनिंग जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि जो इनकमिंग जो स्पीसी है, चाहे ये जो आपकी न्यूक्लियोफाइल आती है, वो अटैक उसका हमेशा कहाँ पे हुआ, जो प्रोडक्ट बना वो हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बोलो कैसा बनता है हमारा, तो ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है। तो एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन द स्टीरियो केमिस्ट्री, तो भी आपको यही मैकेनिज्म शो करना होता है। और इसमें आप ट्रांस प्रोडक्ट को बनता हुआ दिखा दें कि देखो जो ये एक OH ग्रुप है देखो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और दूसरा OH ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है बोलो, नीचे की तरफ, मींस द ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो इसको स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। तो एग्जाम में ये आ जाए एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो भी आप अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड लेके ही एक्सप्लेन कर दें, एक ही चीज को आप याद कर लें। ओरिएंटेशन तो भी आप यही ले लें। एक्सप्लेन द स्टीरियो केमिस्ट्री इन द एसिड कैटेलाइज और द बेस कैटेलाइज रिएक्शन, कि हाउ द whether the product formed are the cis-1,2-diol or the trans, तो आप शो करेंगे trans-1,2-diol जो बनता है वो क्यों बनता है, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर की वजह से। तो ये थी आपकी ओरिएंटेशन भी हो गया, मैकेनिज्म भी हो गया, और ये स्टीरियो केमिस्ट्री तो लास्ट में आपको दिखी जाती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा बना, तो trans-1,2-diols बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इपॉक्साइड की नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो इपॉक्साइड्स होते हैं और फॉलोड बाय जब हम हाइड्रोलाइसिस करें तो प्रोडक्ट हमारे, देखो एल्कोहल कैसे बनते हैं, वैसे बड़ी सिंपल रिएक्शन कि आपके जो प्रोडक्ट बना, एक जो हमने न्यूक्लियोफाइल जो दिखाया था वो यहाँ पे बोलो कौन हो जाएगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर देखो R के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, Mg के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होगा, R नेगेटिव। जैसे वहां पे हम वाटर के अंदर से OH नेगेटिव लगाते थे, तो मीन से एक जगह OH लगेगा, देखो हमने OH लगते हुए दिखा दिया यहाँ पे, और दूसरी जगह वो लोग क्या लगा, R लग गया, वहां पे OH लगता था, डाइओल्स बनते थे। तो ये ट्रांस प्रोडक्ट ही हमारा बना है, लेकिन मैकेनिज्म कैसा, बिल्कुल वैसा ही होगा। देखो ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन दिखाएंगे, अनसिमेट्रिकली 3 हमने ले रखा है, और MgX के साथ देखो R के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Mg के ऊपर। अब उसी टाइप से इसका अटैक कहाँ पे होगा, क्योंकि हम जब भी ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं आगे तो एसिडिक मीडियम के अंदर ही करते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन फर्दर चली, तो आप ये भी कह सकते थे कि सर जो पहली स्टेप है इसके अंदर जो R नेगेटिव है, ये एक तो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका अटैक आप यहाँ पे दिखाते, तो यहाँ पे दिखाते तो फिर क्या होता, अगर हम देखो यहाँ पे दिखाते तो इसके अंदर, तो जो आपकी रिंग ओपनिंग है देखो कुछ इस टाइप से हो जाती, और जिसकी वजह से जो हमारे जो CH2 है इसके ऊपर जो R लगता, यहाँ पे R लग जाता, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे बोलो क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो ये CH3 और ये O, और ये बोलो क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया, तो जैसे यहाँ पे ये बन गया, अगर मोर हिंड्रेड साइड पे अटैक करे या लेस हिंड्रेड के ऊपर। उसके बाद फर्दर देखो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव के साथ बोलो कौन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे
MgX पॉजिटिव, ठीक है। फिर जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बिल्कुल उसी टाइप से, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, वो H नेगेटिव, जो आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा। और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो आगे जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया इसी टाइप से, देखो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH2 और आपके यहाँ पे क्या लग जाएगा, बोलो R, ठीक हो गया। तो इस टाइप से ये हमारी डिफरेंट आपने रिएक्शंस देखी और हमारा जो प्रोडक्ट है बोलो क्या बन गया, ये जो सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ये हमारी और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ईथर्स के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी जो रिएक्शन थी इपॉक्साइड्स के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। लेकिन हमारा क्वेश्चन फिर से देखो वही बन गया यहाँ पे कि जो हमारे जो CH2 था, यहाँ पे देखो ये CH2, इसके ऊपर देखो जो R लगा है और यहाँ पे C के ऊपर बोलो क्या लग गया, बोलो यहाँ पे जाके ये OH। देखो आपके प्रोडक्ट स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो उसी टाइप से ट्रांस प्रोडक्ट ही आपका बनेगा। तो पहली स्टेप के अंदर देखो जब अटैक होता है R नेगेटिव का, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो वो कहाँ पे करे अपना अटैक, तो वो अटैक कहाँ पे करेगा, उस साइट के ऊपर करेगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस उसको कम मिलती हो, क्योंकि SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो RMGX का जो अटैक है वो लेस हिंड्रेड साइट के ऊपर हो जाता है, और जो मोर हिंड्रेड जो साइट देखो हमने जो दिखा रखी है यहाँ पे, इसके अटैक होने के चांस बोलो क्या हो जाते हैं, कम हो जाएंगे। और हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट हमने साइमल्टेनियसली बनते हुए दिखाए। तो फाइनल जो हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बना दोनों जगह ही बना है, लेकिन इसको कहते हैं ओरिएंटेशन के जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आपके कौन सी रिएक्शन चलेगी कहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर जो अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल कर रहा है अटैक, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर ही, उसके अंदर इसका रोल नहीं दिखाया हमने, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस तो हम बाद में करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम नहीं कर रहे। लेकिन आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, बोलो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस हिंड्रेड साइट के ऊपर। अगर हम एसिड और बेस पहले डालते, फिर ओरिएंटेशन हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि अगर हम पहले थोड़ा सा एसिड डाल दें, पहले थोड़ा सा बेस डाल दें, तो उसके बेसिस के ऊपर आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ अटैक करे, वो एक अलग फैक्टर बन जाता है। क्लियर हो गया। तो अदरवाइज सिंपल देखें और सिंपल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं पहली स्टेप के अंदर, तो आपको क्या देखना होगा, वहां पे ये देखना होगा कि आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे कम है, SN2 के बेसिस के ऊपर। तो अगर हम SN2 के बेसिस के ऊपर देखो यहाँ पे देखते हैं, तो वहां पे ही अटैक होगा इसका जहां पे कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट उसी बेसिस के ऊपर बन जाएगा। तो ये थी हमारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इपॉक्साइड्स की। तो ये आपने डिफरेंट रिएक्शंस देखी हमारे ए साइक्लिक ईथर्स की भी और साइक्लिक ईथर्स की भी। थैंक यू।